हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं इंडिया ईयर बुक की हमारी सबसे पहली वीडियो, जो कि हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनल सिंबल्स से। आने वाले दिनों में हम इंडिया ईयर बुक के सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो उन पे बन सकते हैं उन पे बात करते चलेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन लगेंगे उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। इंडिया ईयर बुक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी है, बहुत इंटेंस उसमें डेटा पॉइंट रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार दूसरी बार यूपीएससी दे रहे हैं उनको बहुत बोरिंग लग सकता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे स्टैटिक जो जीएस के पोर्शंस हैं वो इंडिया ईयर बुक से बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं। दिस इज़ 2020 का वर्जन। तो अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू इसको कवर करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग टच करते चलेंगे, और एग्जाम में जब भी एमसीक्यू आएगा तब आपको याद आ जाएगा कि ये मैंने एक वीडियो में सुना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इंडिया ईयर बुक की मेरी कवरेज कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में मेरी वीडियो को पोस्ट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेशनल सिंबल्स का चैप्टर है। हमारे देश के कई सारे सिंबल हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंपनी भी अपना लोगो बहुत सोच समझ के बनाती है, तो एक देश जिसका इतना हज़ारों साल का इतिहास है और जहाँ अरबों लोग रहते हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं, इतनी तरह की एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनको अपने सिंबल सेलेक्ट करने में कितना सावधान रहना पड़ता होगा आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले हमारे नेशनल फ्लैग को। द नेशनल फ्लैग शैल बी अ ट्रिकलर पैनल। ये देखिए, शैल बी यानी होगा, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लैंग्वेज है। जब हमारा नेशनल फ्लैग था नहीं तो उन्होंने लैंग्वेज दी कि इट शैल बी, ये होगा एक ट्राई कलर पैनल, 3 कलर का पैनल होगा, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर पैनल होंगे जिनकी की विड्थ बराबर होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कोई एमसीक्यू में कि जो केसरिया, सफ़ेद और हरा है उनकी विड्थ कैसी होती है, अलग होती है कि सेम होती है। कोई कंफ्यूज हो जा सकता है, उनकी विड्थ सेम होती है। ठीक है, उसमें सबसे ऊपर जो पैनल होगा वो होगा सैफरन यानी कि केसरी। जो बॉटम वाला पैनल होगा वो होगा इंडिया ग्रीन। ठीक है, ये याद रखिए, इंडिया ग्रीन। ग्रीन में अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं, इसमें पैरेट ग्रीन या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों को ज़्यादा आइडिया रहता है इन सब चीज़ों का। तो देखिए, इंडिया ग्रीन, इसमें हमारे झंडे में जो ग्रीन है वो इंडिया ग्रीन है। मिडिल पैनल वाइट होगा, उसमें अशोक चक्र का डिज़ाइन होगा नेवी ब्लू कलर में। ये भी याद रखिए, नेवी ब्लू कलर है। 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक होते हैं, जो डंडे होते हैं उस चक्र के अंदर में 24 होते हैं। अशोक चक्र को स्क्रीन प्रिंट किया जाएगा या स्टेंसिल किया जाएगा, और दोनों साइड के फ्लैग में सेंटर में दिखना चाहिए। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है रेक्टेंगुलर रहेगा, और लेंथ और हाइट का जो रेशियो है वो 3:2 रहेगा। यानी अगर 30 सेंटीमीटर लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी, हाइट होगी। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिहाज से। जब आ जाएगा तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। जुलाई 22, 1947, 1947 जुलाई 22 को इसको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जारी करती है इनके बारे में, दे आर नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस। झंडा कैसे फहराना है, क्या करना है। नॉन स्टैट्यूटरी क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है इसको जो है इंसान, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इसको दिया है। ये नहीं कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है इसके ऊपर। तो वो जो नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है, उसके अलावा डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, ये कानून बनाया गया है 1950 में कि हमारे देश के जो एम्ब्लेम और नेम हैं उनको इम्प्रॉपरली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये आज़ादी के 21 साल बाद बनाया गया कि नेशनल ऑनर को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये कानून बनाए गए हैं। 2002 में एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, which is an attempt to bring together all such laws, conventions, practices and instructions from the guidance of all concerned। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है या इस तरह के तीनों एक्ट बने हैं, तो उन सबको मिला के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में लाया गया है। तो उसके तहत अभी राइट नाउ अगर आप झंडा फहराते हैं तो कैसे फहरा सकते हैं, कैसे नहीं फहरा सकते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 से चल रहा है। उसके पहले के फ्लैग कोड को सुपरसीड कर दिया गया है। उस फ्लैग कोड के प्रोविज़न के तहत कोई नेशनल फ्लैग कोई भी जाके डिस्प्ले कर सकता है, जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ सरकार ही फ्लैग को डिस्प्ले कर सकती थी, बाकी आम जनता सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इन सब दिनों पर कर सकती थी। नवीन जिंदल जो बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में, जो देश भर में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो भारत का झंडा फहराते थे। उन पर किसी सरकार ने बोला कि आप नहीं क्या कर सकते, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लड़ा था और कहा था कि द फ्लैग बिलोंग्स टू द पीपल।
इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गूमेंट को माना था और कहा था कि हाँ, हर कोई फ्लैग को फहरा सकता है, हाँ कुछ नियम कायदे मान के कि झंडे का अपमान ना हो। जैसे सुबह के समय उसको फहराया जाता है, शाम होने पर उतार लिया जाता है, कटा फटा ना हो, उसका जो डायमेंशन अभी हमने देखा 3:2 वगैरह रहता है, वो सब मेंटेन हो इस तरह से। तो ये सब हम लोग अब आज की डेट में झंडा अपने घर में फहरा सकते हैं। ठीक है, ये झंडा आपके सामने आप देख रहे हैं, स्लीपर, इसे तो सब लोग खैर वाकिफ़ हैं ही, सब एवरीबडी इज प्रिटी कन्वर्सेंट विद इट। अब स्टेट एम्ब्लेम, भारत का जो राजकीय चिन्ह है, जो 3 शेर वाला है, अशोक सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ का जो साइन था, देखिए तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। सारनाथ में था, अशोक के द्वारा बनाया हुआ ये स्तंभ था, ठीक है, अशोक स्तंभ कहते हैं। ओरिजिनल में लायन कैपिटल में 4 लायन थे, एक मतलब वो 3 डायमेंशनल था, तो अपनी एक दूसरे की तरफ पीट किए हुए 4 लायन थे बैक टू बैक एक सर्कुलर एबेकस के ऊपर, ठीक है। लेकिन द फ्रीज ऑफ द एबेकस इज अडॉर्न्ड विद स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट। ये बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज में यहाँ जो लिखा हुआ है, बेसिकली एक तरह का प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 शेर खड़े हैं। जो प्लेटफॉर्म है उसमें एलिफेंट है, गैलप एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बुल है यानी कि बैल है, और एक शेर है यानी कि सिंह है, लायन है, सेपरेटेड बाय इंटरवीनिंग धर्म चक्र, ठीक है। 4 चक्र बनाए गए हैं और उन 4 चक्रों के बीच में कौन कौन है, एक हाथी है, गैलपिंग हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन है। आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में 1-2 बार पूछा जा भी चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एबेकस यानी जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर शेर खड़े हैं, इट इज रेस्ट ऑन अ बेल शेप्ड लोटस। एक कमल के ऊपर, घंटे के आकार का कमल है, उसके ऊपर में वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में कि वो चारों शेर खड़े हुए हैं। द प्रोफाइल ऑफ द लायन कैपिटल शोइंग 3 लायंस माउंटेड ऑन द एबेकस विद द धर्म चक्र इन द सेंटर, अ बुल ऑन द राइट एंड अ गैलपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट, एंड आउटलाइंस ऑफ द धर्म चक्र ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट वाज अडॉप्टेड, ठीक है। तो जो हम अब वो तो 4 डायमेंशन में जो एक्चुअल में स्तंभ है, वहाँ पर 4 शेर भी हैं और चारों डायरेक्शन में आपको अलग अलग जानवर दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या है, हम तो एक कागज़ में अगर उसका साइन बनाएंगे, सील बनाएंगे, तो सिर्फ 3 डायमेंशन में बना सकते हैं, तो हमको सिर्फ 3 शेर दिखाई देंगे, ठीक है। वो आपको अज्यूम करना है कि उसके पीछे चौथा शेर भी है, और आपको जो दिखाई देगा वो सिर्फ एक चक्र दिखाई देगा जिसके राइट साइड में बैल है और लेफ्ट साइड में दौड़ता हुआ घोड़ा है, ठीक है। बाकी जो 2 जानवर है, कौन, हाथी और शेर, वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आपको अज्यूम करना है वो पीछे की साइड में है, ठीक है। और जो बाकी 2 धर्म चक्र हैं, उनके जो बाकी साइड्स के, उनका साइड बस कोना हमको दिखाई देता है सामने से, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी राइट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़रूर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। फिर जो बेल शेप लोटस था उसको हटा के उसकी जगह सत्यमेव जयते यहाँ पर लिख दिया गया देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, जो हमारा पार्ट ऑफ स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है। ये जो सत्यमेव जयते है, इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय चिन्ह और है और बाद में सत्यमेव जयते कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा है, ठीक है। स्टेट एम्ब्लेम जो है, इट लाइज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका यूज़ जो है स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, इस तरह के कानून बनाए गए हैं 2005 में और 2007 में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रूल भी बनाए गए अमेंडमेंट के 2010 के, ठीक है। तो आपको 2005, 7 और 10 में इसके लिए कानून बनाए गए हैं स्टेट एम्ब्लेम के लिए, ये आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है स्टेट एम्ब्लेम, आप देख सकते हैं ये 3 शेर हैं, ठीक है। पीछे चौथा शेर, यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि 4 डायमेंशन, पीछे चौथा शेर होगा 3rd डायमेंशन में। और यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं कि राइट साइड में बैल है और लेफ्ट साइड में दौड़ता हुआ घोड़ा है, ठीक है। और ये जो चक्र दोनों निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे चक्र हैं, ठीक है। यहाँ नीचे जो वो बेल शेप्ड लोटस हुआ करता था, वहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर नेशनल एंथम। अब नेशनल एम्ब्लेम, अब नेशनल एंथम पर आते हैं। नेशनल एंथम हमारा जन गण मन जो है, जो बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है, उसका हिंदी वर्जन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिनली इसको बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया है एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। पहली बार कब गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपको याद रखना है। कंप्लीट गाने में 5 स्टैंजा है, लेकिन जो पहला स्टैंजा है उसी को हमने नेशनल एंथम बनाया है, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल उच्छल जलधि तरंगा, ठीक है। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, ठीक है। यहाँ तक कि ये पूरा हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है। इसका पूरा देखिए टाइम क्या है, 52 सेकंड होना चाहिए अप्रॉक्स।
इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है, कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन ऑफ द नेशनल एंथम, जो कि 20 सेकंड का है और किसी किसी महत्वपूर्ण ओकेजन पे उसको भी बजाया जाता है। मिलिट्री के जो बैंड होते हैं उनको ट्रेनिंग होती है पूरी, वो जब बजाएंगे तो 52 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगा और शॉर्ट वर्जन बजाएंगे तो 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बेसिकली थोड़ा हाई फंडा मीनिंग है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत का भाग्य का विधाता कौन है। आप कह सकते हैं कि लिखने के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान को बोला है, या भारत माँ को बोला है कि आप जो है हमारे भारत के भाग्य की विधाता हैं। ठीक है, आप भारत के भाग्य, यू आर दाउ आर द रूलर ऑफ द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, जनगण मन अधिनायक, लोगों के जो जनगण के मन के अधिनायक हैं आप भारत के भाग्य के विधाता हैं। आपका नाम जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है, ये तो सारे राज्य हैं, आप जानते हैं, इन सब के दिलों में एकदम उत्साह जगा देता है। द्राविड़, उत्कल, उत्कल यानी उड़ीसा, और बंग यानी बंगाल। ठीक है, विंध्य और हिमालय के पहाड़ियों में भी आपका नाम गूंजता है। किसका, भारत के भाग्य के जो विधाता है। यानी तो आज तो आप ईश्वर को बोल सकते हैं, भारत माँ को बोल सकते हैं, या आज के समय में आप कह सकते हैं कि जो जनता जनार्दन है, जो देश की जनता है, वही भारत के भाग्य की विधाता है। तो उसको एक सिंगल यूनिट मान के, एक तरह से आप थोड़ा मतलब कवि टाइप की बात है, पोएटिक टाइप की बात है, उसको वैसा समझिए। यहाँ पर वो आपका नाम जो है यमुना, गंगा, ये सब के पानियों में भी गूंज जाता है, और जो भारतीय जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसकी लहरें भी आप ही का नाम जपती हैं। ठीक है, और वो सब, ये सब लहरें, इवन द हिमाचल, ये सब क्या करती हैं, आपसे आशीर्वाद मांगती हैं। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ठीक है, गाहे तब जय गाथा, आपके जय की गाथा सुनाते हैं। जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, आपकी जय हो, ऐसा करके कहा जा रहा है। बेसिकली एक आत्मा है जो पूरे भारत के सारे ज्योग्राफी और अलग अलग रीजन के बीच में बह रही है। कोई कह सकता है कि ये अलग अलग लोग हैं, ज़बरदस्ती एक देश बन के रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कॉमन आत्मा है हमारे देश की, और उस आत्मा की तरफ ही इस ये पूरी तरह की आप समझिए प्रार्थना है। ये गाना उतना नहीं है जितनी कि ये प्रार्थना है, ये स्तुति है, जो कि हम पूजा वगैरह में करते हैं, उस तरह का ये लिखा गया है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत भी है, नेशनल सॉन्ग, वो वंदे मातरम है। ठीक है, ये संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और ये आनंद मठ नाम के नॉवल में ये था, उन्होंने किताब लिखी थी। ये पहली बार कब गाया गया था, 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा पहले आईएनसी कांग्रेस पे कब क्या गाया गया था, ये वंदे मातरम गाया गया था या जनगण मन गाया गया था, तो आपको बताना है कि संस्कृत वाला जो वर्जन है वंदे मातरम, वो 1896 में ही गाया गया था। ठीक है, इसमें भी सारे पूरे गाने को नहीं, ये तो पूरा संस्कृत में ही है, इसको पूरा बोलने कोई अर्थ नहीं है। बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ये भारत माँ को ही बाकायदा ये गाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये किया गया था। तो नेशनल कैलेंडर भी हमारा एक है, देखिए ये बहुत कम लोगों को पता है, हिंदी मीडियम में जिन लोग पढ़े उन्हें पता होगा। नेशनल कैलेंडर जो शक एरा, ठीक है, वाला जो है, ये वाला कैलेंडर हमारा माना जाता है, शक संवत कहते हैं ना। आप जो भी अगर हिंदी कैलेंडर आपके घर में होगा, लाला राम स्वरूप इस टाइप का कुछ भी, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी साल जो ईसवी सन चल रहा है, ईसा मसीह वाला जो सन है, वैसे जो अंग्रेजी कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, पोप ग्रेगरी थे, उन्होंने ये वाला कैलेंडर बनाया था। ठीक है, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। फिर विक्रम संवत का साल दिया रहता है, वो एक अलग हिंदू कैलेंडर है। पर शक संवत जो है, जो शक लोग भारत में आए थे, उनके एरा से जो कैलेंडर काउंट किया जाता है, तो वो हमारे देश का ऑफिशियल ईयर कैलेंडर माना जाता है। उसमें चैत्र महीना पहला है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, मास, अगन, ये जो भी ये सब नाम है महीनों के, हिंदी में बहुत ही कम लोगों को पता होंगे आज की डेट में मेरे ख्याल से। और उसमें 365 दिन का साल होता है। ठीक है, बाकी जो साल होते हैं, बाकी हमारे कैलेंडर कई चंद्रमा को मान के चलते हैं, मून बेस्ड कैलेंडर होते हैं, उनमें साल में सिर्फ 360 दिन होते हैं, 30-30 दिन के महीने होते हैं। तो जब जो मतलब हर साल देखिए 5 दिन कम होते जाता है, तो ऐसे करके 6 साल में 30 दिन अक्यूमुलेट हो जाता है। तो 6वें साल या 7वें साल में एक अधिक मास लगता है। जो भी आपका रीजनल कैलेंडर होगा, नॉर्थ इंडिया में जनरली फॉलो किया जाता है, इस साल वो साल है जब एक अधिक मास 30 दिन एक्स्ट्रा डाल के हम 16 कैलेंडर के बराबर आ जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है, शक संवत। ठीक है, तो इसको कब अडॉप्ट किया गया था, मार्च 22, 1957 को किया गया था, आज़ादी के 7 साल बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 7 साल बाद किया गया था, अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसमें शक संवत मेंशन किया जाएगा और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी मेंशन किया जाएगा। किस लिए, फॉर द गैजेट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति निकालते हैं, वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर ऑल इंडिया रेडियो डेट अनाउंस करेंगे। कैलेंडर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पब्लिक, इसमें ये दोनों कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हमारे देश में फीलिंग थी कि हमारा इतना रिच कल्चर है, इतना रिच हेरिटेज है, हम सिर्फ विदेशी कैलेंडर क्यों इस्तेमाल करें, हमारा अपना कैलेंडर, हमारे पास इतने सारे हैं, हम एक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या। पर दुनिया के साथ भी मिलकर चलना है और अलग अलग जगह का अलग अलग अपना कैलेंडर होता है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो,
तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो डेट्स ऑफ द नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट करेस्पॉन्डेंस विद डेट्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए ये भी जब 365 दिन वाले कैलेंडर है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फैक्टर था शक संवत को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर जैसे आप देखेंगे कि कई चीज़ें तिथि के हिसाब से होती हैं, कोई पुराने आपके नाना नानी दादा दादी वगैरह होंगे, वो कहते होंगे कि हमारा बर्थडे हम तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तिथि हर साल अलग डेट पे पड़ती है, जैसे गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी हर साल अलग डेट पे पड़ती है ना, होली दिवाली ये सब हर साल अलग डेट में होते हैं। लेकिन शक संवत का जो कैलेंडर है वो हर साल सेम डेट पे पड़ता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ पूरा पूरा मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 चैत्र यानी जो ग्रेगोरियन हमारा शक संवत का नया साल है वो 22 मार्च को ही पड़ता है। 21 मार्च को पड़ता है लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है, तो यहाँ से एक दिन पीछे हो जाता है मामला, नहीं तो वो 22 मार्च को ही हर साल 1 चैत्र पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए सारे इस अभी ये एक जो पैराग्राफ है आपके सामने, इस पे 10 MCQs बन सकते हैं और बनते हैं। इस तरह के चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर हर साल आते हैं, ठीक है। तो आपने एक बार ढंग से बस इसको सुन लिया जो मैंने कहा है ना, तो आपको याद हो जाएगा, वहाँ पर याद आ जाएगा एग्जाम में। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर करके आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, नेशनल कैलेंडर वाली बात कम ही लोग जानते हैं। ये बात कि पहली चैत्र हर साल 22 मार्च को पड़ती है, ये मुझे भी आज ही पता चली है, ठीक है। ये हमारे देश का पॉलिटिकल मैप है, आप देख सकते हैं। ये न्यू जो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो आप स्क्रीन पे देखिए। पहले ऐसे डिवीजन करके नहीं दिखाया जाता था। ये जो कलर्ड हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का है, और ये जो ग्रीन टाइप का कलर है ये लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है पूरा, ठीक है। देखिए लद्दाख कितना बड़ा है, जम्मू कश्मीर थोड़ा छोटा है, ठीक है। बाकी तो मैप से आप सब वाकिफ़ हैं, कन्वर्सेंट हैं, कन्वर्सेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अप्रोच पसंद आई होगी, आपको सब समझ में आ गया होगा। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए हैं वो सब आप भी बिल्कुल पढ़ के रखेंगे। अगर आपको लगे तो आप भी PDF डाउनलोड कर ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया ईयर बुक 2020 नहीं है तो आप भी PDF डाउनलोड कर लो, है ना। और बाकी लिंक तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, शायद कोई भी गूगल करके निकाल सकता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। वरना ये जो लिंक यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।